बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की जानिब से कल हुकूमत को दो ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन ये दिया गया कि या तो हुकूमत इमरान खान के साथ बैठे और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, मुतफ़िका तौर पर आपस में मुज़ाकरात करके, आपस में मुशावरत करके। बसूरत दीगर अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से ऑप्शन दिए गए हुकूमत को, इन ऑप्शन पर हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक पैगाम दिया गया है। अब वो पैगाम क्या है? क्या हुकूमत इमरान खान के साथ बैठकर इलेक्शन की तारीख का कोई फ़ैसला करने जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख का फ़ैसला करे और जो रियासती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेंगे, या फिर हुकूमत ने ये पैगाम दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई करनी है? तो इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के लिए कल जो अदालत उज़्मा में समाअत हुई और चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए, उनका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। इस सारे मामले की गहराई में जाने से पहले आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक जो कल कमरा अदालत में मौजूद थे, वो दुबई रवाना हो चुके हैं। और उनकी दुबई रवानगी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें दुबई बुलाया है। वो दुबई में वहाँ पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है ज़राए की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस आइनी और कानूनी मामलात से मुतल्लिक़ जो समाअत है, उस पर मुशावरत के लिए, फ़ारूक एच नाइक से इनपुट लेने के लिए और उन्हें इनपुट देने के लिए जो है वो दुबई जो है वो फ़ौरी तौर पे तलब किया गया है। और आज सुबह फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं वो दुबई रवाना भी हो चुके हैं। और पीर तक कहा जा रहा है कि फ़ारूक एच नाइक की इस्लामाबाद में जो है वो वापसी भी हो जाएगी। इसके अलावा एक और नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से नाज़रीन एक ट्वीट किया गया। अब उस ट्वीट में क्या इल्ज़ाम लगाया गया और उस एलिगेशन के बाद कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब नाज़रीन अपने ट्वीट में ये कहते हैं, जो कि 10:05 पर किया गया, 2,05,000 लोग जो हैं इस ट्वीट को देख चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। इसमें यह कहा गया है कि जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ दिन रात एक किए हुए हैं। इनके अलावा मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी हैं जो जज साहबान के ख़िलाफ़ पेड कंपनी चला रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल सहाफ़ियों की फ़हरिस्त बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसमें जियो न्यूज़ के सहाफ़ी और कुछ व्हाट्सएप सहाफ़ी जो हैं वो जज साहबान के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं। अब ये जो ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का, इन्हें मैं अगर माजी में ले जाऊँ, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया था, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ कंपेन कौन चला रहा था? किसने रेफरेंस दायर किया था? फवाद चौधरी साहब के जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ किस किस्म के बयानात होते थे? और वो कहते थे, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब अदालत में आर्गू करते थे कि एक करप्ट जज जो है वो अदालत में ठहर के लेक्चर दे रहा है। आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सहाफ़ियों को इस किस्म की कंपेन चलाने का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ इसी किस्म की कंपेन के अंदर जो है इन्वॉल्व रहे। बल्कि अब तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे तो काजी फ़ाइज़ा के साथ बड़े अहम रिलेशनशिप हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ा साहब के मुकदमे की समाअत हो रही थी, तो काजी साहब की जो अहलियाँ हैं सरीना आयशा, उनकी जानिब से फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की पटिशनें भी अदालत उज़्मा में दायर की गई थी। फिरदौस आशिक़ावान के ख़िलाफ़ भी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशनें दायर की गई थी। लेकिन आज तक वो जो दरख्वास्तें हैं तौहीन अदालत की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं। अब आ जाते हैं कि पैगाम क्या दिया गया है। और जैसे मैंने आपको आगाज़ में कहा कि इस पैगाम को समझने के लिए पैगाम की खबर है, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन कल जो एक एतराज़ अटॉर्नी जनरल साहब उठाने जा रहे थे कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते, और जब वो हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, तो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने उनसे ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का 27 फरवरी का जो ऑर्डर है उसमें पढ़ लें और उसमें दिखा दें कि रिक्यूज़ल की बात कहाँ पे की गई है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वो ऑर्डर पढ़ा और ऑर्डर पढ़ने के बाद चीफ साहब ने उनसे ये कहा कि आप अगर ऐसे ही आपने करना है जैसे आपने पहले किया, जिससे ये सारा मसला बना हुआ है, तो आप हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसके बाद घर जाके, क्योंकि कल का जो अपना वीलॉग था मैंने अदालती कार्रवाई के ऊपर रखा, मैंने 27 फरवरी का जो ऑर्डर था वो भी पढ़ा, 23 फरवरी का जो ऑर्डर था वो भी पढ़ा। तो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अब वो चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक तो नाज़रीन 27 फरवरी का जो ऑर्डर है उसमें यह कहा जा रहा है कि 2 जज साहबान जो हैं वो
अतहर मिनल्ला साहब और जो याया अफरीदी साहब हैं उनके नोट आए, उसके साथ मंसूर अली शाह साहब का, मंदुखिल साहब का नोट आया, लेकिन उसमें जो इजाज़ुल एहसन साहब हैं और मज़ार अली नकवी साहब हैं उनकी रिक्यूज़ल का किसी जगह पे ज़िक्र नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि अगर वो तो दो जजेज़ हैं जो फिर बेंच में नहीं बैठे, बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और जो इजाफ़ी नोट हैं, इख्तलाफी नोट हैं या जज साहबान के नोट हैं, अतहर मिनल्ला साहब का या अफरीदी साहब का, मंसूर अली शाह साहब का और मंदुखिल साहब का, वो अगर 23 फरवरी के हैं तो 24 फरवरी की जो समाअत हुई जिसमें 9 रुकनी बेंच बैठा था, उसमें इजाज़ुल एहसन साहब भी थे, उसमें मज़ार अली नकवी साहब भी थे, अतहर मिनल्ला साहब थे या अफरीदी साहब थे, फिर वो 4 जजेस उस बेंच में क्यों बैठे। लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि ये जो फ़ैसला है 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, ये 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के बाद ये सारी कंट्रोवर्सी क्लियर हो चुकी है कि फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है। इस हवाले से भी आपके साथ आगे चल के इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। लेकिन नाज़रीन, कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फुल कोर्ट किस लिए नहीं बनाई जा सकती, इस पे हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये जो पहला बेंच था जिसने इंतखाबात की तारीख के हवाले से फ़ैसला दिया 3-2, 4-2 का, जिस पे एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इस बेंच में समाअत के दौरान जैसे मंदुखिल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए इस किस्म के मामलात की समाअत के लिए, अतहर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जस्टिस काजी फायसा ने अपनी अवेलेबिलिटी का इजहार किया, इमरान खान कह रहे हैं कि 5 रुकनी बेंच हो, फुल कोर्ट हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है कि फुल कोर्ट बनाएं और इस कंट्रोवर्सी का वंस फॉर ऑल डिसाइड करें। लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि लार्जर बेंच बनाना मुश्किल है। लार्जर बेंच के हवाले से उन्होंने कुछ वजूहात पेश की, कुछ वजूहात पेश की कि जो बाकी केसेस हैं, बाकी मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर स्पेशल बेंचेस बना के 1 बजे समाअत हो सकती है तो क्या लार्जर बेंच जो है, फुल कोर्ट जो है, वो 1 बजे बिठा के इस केस को, या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, क्या उस पर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती? और अगर ऐसा हो तो नीचे के जो केसेस हैं जो 9:30 बजे से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है, वो भी इफेक्ट नहीं होंगे। और फिर चीफ साहब ने कहा कि जो उन्होंने बताया कि मैंने 9 रुकनी बेंच बनाया था, उसमें किस जज को किस तरीके से मैंने शामिल किया, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ थी, उस पर बड़ा मेरा अहम सवाल है कि चीफ साहब ने कहा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैंने इन्हें सूटेबल समझते हुए बेंच में शामिल किया। और फिर सवाल यह है कि क्या जस्टिस काजी फायज़ा आइन को नहीं समझते, क्या वो आइनी माहिर नहीं, क्या इसलिए उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया? और फिर अगली जो चीफ साहब ने बात की कि मैंने नकवी साहब को शामिल करके खामोश पैगाम दिया, ज़ाहिर सी बात है कि खुफिया कुव्वतों की बात कर रहे थे कि मैं अपने और जज का जो है वो गला नहीं काटूंगा। इस बहस के हवाले से, इस नुक्ते के हवाले से हम कल के व्लॉग में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह कि जो चीफ साहब ने कहा कि नकवी साहब को इसलिए बेंच में शामिल किया कि मैंने खामोश पैगाम दिया कि मैं अपने जज के साथ खड़ा हूँ, हमारे दरमियान माबैन यूनिटी है, तो क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, जस्टिस काजी फायसा को बेंच में शामिल करके, 9 रुकनी बेंच में शामिल करके ये पैगाम देना कि हमारे दरमियान यूनिटी है, हमारे दरमियान कोई नफाक नहीं, हम मुत्तहिद हैं, हम एक साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं, क्या ये पैगाम जस्टिस काजी फायज़ा और सरदार तारिक मसूद को बेंच में शामिल करके नहीं दिया जा सकता था? और फिर चीफ साहब ने कहा कि मैं कानून की बात तो सुनूंगा, लेकिन मेरे जज के ख़िलाफ़ अगर बात होगी तो उस बात को मैं नहीं सुनूंगा। अब चलें बाहर, तो मज़ार अली नकवी साहब से मुतल्लिक़ बात हो रही है कि उनकी ऑडियो आ चुकी है, वीडियो आ चुकी है, उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन से मुतल्लिक़ एतराज़ात उठ रहे हैं कि वो इस बेंच में कैसे बैठ गए जब वो पहले एक मरतबा रिक्यूज़ कर चुके हैं। तो ये जो 2 जज सामान का मामला है, पहले तो मज़ार अली नकवी साहब की बात कर लेते हैं। तो जैसे जमाल खान मंदुखिल साहब ने बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो चलें जो बातें हो रही हैं ऑडियो लीक के हवाले से, मंदुखिल साहब का जो नोट है 23 फरवरी का, उसमें भी उस ऑडियो का जिक्र किया गया है कि एक ऑडियो आई है जिसमें परवेज़ लाई के साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में मज़ार अली नकवी के हवाले से जो है वो डिस्कशन की जा रही है। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। तो जब आपकी अदालत का, आपकी कोर्ट का एक जज कह रहा है, मोहतरम जज कह रहा है कि ये बड़ा सीरियस मामला है, तो उन्हें बेंच में नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर सी बात, वो ये बात करें। और फिर उन्होंने कहा, मंसूर अली शाह साहब ने ऑडियो का जिक्र किया, उन्होंने भी कहा कि ये ऑडियो आई है, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि ऑडियो आने के बाद इसके ऊपर किसी किस्म की जो एक्सप्लेनेशन है कि जो मौक़िफ़ है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और ना ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से मौक़िफ़ आया। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो
सो मोटो लेने के लिए नोट लिखा गया मज़ार नकवी की तरफ से, इजाज़ुल एहसन की तरफ से। इसमें जज साहबान का मैं एक्चुअली जो लफ्ज़ है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने वो सारा एक पूरी एक्सरसाइज की है। उसने कहा 2 जजेस ने जो ऑर्डर दिया उसमें उनकी बज़ाहिर गैर ज़रूरी दिलचस्पी नज़र आती है। यानी उन्होंने दोनों जजेस को चार्जशीट कर दिया कि गैर मुतल्लका मामले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से सिफारिश कर दी गई सो मोटो लिया जाए, जो कि मुनासिब नहीं था, तो उसमें उनकी गैर ज़रूरी दिलचस्पी नज़र आती है। तो ये उनके अपने जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ये बात दोनों जज साहबान से मुतल्लिक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो इजाज़ुल एहसन से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल साहब एतराज़ उठा रहे थे कि उन्हें बेंच में नहीं शामिल होना चाहिए। अब उस बेंच में शामिल होने के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको प्रेयर पढ़ देता हूँ, क्या जस्टिस काजी इजाज़ुल एहसन इस बेंच में शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो वो मैंने प्रेयर निकाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो पटिशन जिसके ऊपर समाज चली है। इसमें नाज़रीन 3 चीज़ें मांगी गई हैं। डिक्लेयर दैट द ऑर्डर डेटेड 22/3/2023 इलेक्शन कमीशन इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड अब इनिशियो एंड सेट असाइड द सेम। यानी इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फैसला है जिसमें शेड्यूल को चेंज कर दिया गया, 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर कर दिया गया, उसको गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए, वाइड अब इनिशियो और उसे सेट असाइड कर दिया जाए। अब दूसरी जो प्रेयर है वो बड़ी अहम है। अब ये जो ऑर्डर है नाज़रीन, ये कि 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाना है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने किया। अब दूसरी जो प्रेयर है, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन टू होल्ड द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब ऑन द 30th अप्रैल एज अनाउंस एंड डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 1/3/2023। अब ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने तारीखें तजवीज़ की सदर मुमलकत को, और उन्होंने जो तारीख डिसाइड कर दिया 30 अप्रैल, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए हैं। अब ये जो कल बात हुई कि 30 अप्रैल के फैसले के ऊपर अमल दरामद कराना है, और उस फैसले का जो बेंच था उसकी जो प्रोसीडिंग थी, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब उसमें शामिल नहीं थे, रिक्यूज़ कर गए थे, तो अब इस बेंच में कैसे बैठ सकते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि आप प्रवोक कर रहे हैं, आप पोक कर रहे हैं, आप ऐसे मामले को इशू कर रहे हैं जिस पर ये सारा मसला क्रिएट हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि आप 27 फरवरी का ऑर्डर पढ़ें, उसमें कहाँ लिखा कि जज एक्यूज़ कर गए, तो ऑर्डर में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। बिल्कुल ठीक बात है चीफ साहब की कि जो 27 फरवरी का ऑर्डर है उसमें नहीं लिखा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ार नकवी जो है बेंच से रिक्यूज़ कर गए हैं। लेकिन नाज़रीन, जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओपन कोर्ट में 27 फरवरी के बाद, ये सारे ऑर्डर जारी होने के बाद, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कोर्ट में आके ख़ुद कहा कि 2 जज साहबान ने, मज़ार नकवी साहब ने और उसके अलावा जो बाकी जजेस हैं अपना मज़ार नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन साहब, उन्होंने इस केस से ख़ुद को डिसएसोसिएट कर लिया है। ये चीफ साहब ने खुद आके अदालत में कहा था। ये मैं कोई ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो रिटर्न में नहीं आई, लेकिन कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग, वहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे थे, साफ़ी बैठे थे, वकला बैठे थे, उन्होंने खुद ये सुना कि चीफ साहब ने कहा कि दोनों जज साहबान ने इस कार्रवाई से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। डिसएसोसिएट करना यही होता है कि उन्होंने माजरत कर ली और बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह कि चीफ साहब ने यह भी कहा कि आप मुझे जानते हैं, मेरी ईमानदारी की बात की कि जो काम करता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करता हूँ, मैं उनके इस बात के ऊपर ज़रा सवाल नहीं उठाऊंगा, ना मैं कर सकता हूँ, मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी है। लेकिन जो चीज़ें फैक्ट की हैं वो भी मैं सामने रखना चाहूँगा कि जब पहली समाअत हुई 23 फरवरी को, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो अतर मिल्ला साहब ने करीबन 3 सवाल थे। एक सवाल ये था कि क्या जो चीफ मिनिस्टर का या PM का अख्तियार है असम्बली तहलील करने का, क्या उसकी रीजनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या वो उसका एब्सोल्युटली अख्तियार है कि जब चाहे असम्बली को तहलील कर दे? अरबों रुपए एक खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च करके एक असम्बली बनती है, लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, तो क्या CM जब चाहे किसी वजह के बगैर असम्बली को तहलील कर दे, PM जब चाहे किसी वजह के बगैर असम्बली को तहलील कर? एक तो सवाल उन्होंने ये रखा। दूसरा सवाल उनका ये था कि क्या किसी के कहने के ऊपर चीफ मिनिस्टर जो है वो असम्बली तहलील कर सकता है, ऐसा है, या किसी के डायरेक्शन पर असम्बली तहलील करे? तीसरा ये था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असम्बली तहलील नहीं हुई तो क्या ये असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए? तो अतर मिल्ला साहब ने लिखा कि मेरे इन तीनों सवालों का चीफ साहब ने एक्सेप्ट किया ओपन कोर्ट के अंदर, वकला के सामने, साफ़ियों के सामने, मुतल्लिका फ़रीक़ैन के सामने, और उसे ऑर्डर में शामिल भी कर लिया। और मुझे कहा गया कि आप इन सवालों को फ्रेज़ करके अलग से दे भी दें। फिर उन्होंने कहा कि मेरे इन सवालों को जब ऑर्डर जारी किया गया उसमें शामिल नहीं किया गया। और यही बात जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने भी की कि ऑर्डर जो लिखा गया उसमें 3 जजेस का तो लिखा जा रहा है कि चीफ साहब जो हैं इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं और जो मुनीब अख्तर साहब हैं,
वो इस बात से एग्री नहीं है कि जो अमीनुद्दीन खान साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए, वो ये समझते हैं प्रोसीड करना चाहिए। तो उस ऑर्डर में जैसे जमाल खान मंदोखेल का जिक्र क्यों नहीं, कि वो एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, उस ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं। और फिर कल जो उनका अख्तिलाफी नोट सामने आया, उससे तो जाहिर होता है कि मंदोखेल साहब के साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई और सुप्रीम को अपने कोर्ट के अपने ऑर्डर से भी ये लगता है। लेकिन कतई नज़र सारी बहस के फिर चीफ साहब ने फ़ंड्स की बात की कि फ़ंड्स 20 अरब के जो अखराजात हैं इस पर जवाब दें। तो ये 20 अरब का मामला नहीं है। अगर पंजाब में सिर्फ इलेक्शन होते हैं तो 20 अरब तो पंजाब के लिए चाहिए। 8 अक्टूबर की तारीख खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के हवाले से दी जा रही है, लेकिन अगर KPK का इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाता है और कौमी असम्बली का अगर आगे चला जाता है या दोनों इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो 20-20 अरब आपको अलग से देना पड़ेंगे। ये 20 अरब नहीं, ये 60 अरब का मामला है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया 8 सहाफ़ियों के ऊपर, उस पर उनकी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो अपने भाई फैसल चौधरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और वही मुबैना ऑडियो जो कि ट्रक वहाँ पे खड़ा है, ये कर लें, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसी से मुलाकात करा दें, नकवी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं उस सारी बहस में नहीं जा रहा। तो ये वीडियो दोबारा से वायरल हो रही है जो इल्ज़ाम लगाया गया फवाद चौधरी की तरफ से। और इस पर हमारे एक दोस्त हैं वहीद मुराद साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने फिर वो हामिद खान साहब की बुक का हवाला भी दिया जिसमें ये कहा गया है कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब हुआ करते थे, इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके दौर में जो फवाद चौधरी साहब हैं उन पर किसी किस्म के इल्ज़ामात लगते थे कि वो पैसे हासिल कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, नीचे जज साहबान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहे हैं। तो वो उन्हें जो पैराग्राफ है हामिद खान की बुक का, वो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। अब आ जाते हैं कि पैगाम क्या दिया है, हुकूमत की तरफ से पैगाम क्या दिया गया है। पैगाम नाज़रीन, कल नवाज शरीफ साहब का एक 15 मिनट का क्लिप जो है वो जारी किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, साफ़ी बैठे हैं। उसमें नवाज शरीफ ने कहा कि ये कोई ट्रक वाले का, रेडी वाले का या प्लॉट वाले का केस नहीं, ये कौमी इशू है। बहुत सारे जजेज़ हैं, ये सिर्फ 3 जजेज़ क्यों इसमें बिठाए गए हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जा रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 2 जजेज़ हैं, इस 3 जजेज़ में जो बैठे 2 जजेज़ हैं, उनका हर फैसला मेरे ख़िलाफ़ आया है। यानी नून लीग बार बार कह रही है कि 2 जजेज़ हमारे ख़िलाफ़ बार बार फैसले दे रहे हैं, दर्जनों फैसले हमारे ख़िलाफ़ दिए गए हैं। तो अगर जस्टिस काजी फ़ाइसा को इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान का एतराज़ भी ना आए कि उन्हें इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक ऑर्डर लार्जर बेंच का जारी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर मुतलका अफ्रीकन बार बार कह रहे हैं कि हमें इनके ऊपर एतराज़ है, एतराज़ है, एतराज़ है, तो क्या फिर ये सब होना चाहिए। लेकिन कतई नज़र इस बहस के, ये नून लीग कह रही है, नवाज शरीफ कह रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो बेंच बना है, जब हमें बेंच ही एक्सेप्ट नहीं तो इसका फ़ैसला भी कबूल नहीं होगा। अब कैसे कबूल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके ऊपर बाइंडिंग है। आइन के मुताबिक तमाम जो रियासती इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने के पाबंद हैं। तो उसका जो जवाब बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा जो कल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नोट आया है जिसमें तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब कहा यह जाएगा कि फ़ैसला जिस पर अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके पास आई है, वो फ़ैसला 3-2 का नहीं 4-3 का है। क्योंकि जो याह्या अफरीदी साहब का नोट था पहले वाला, जब उन्होंने पहले बेंच में बैठने से इनकार किया, उसमें वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा गया था। उन्होंने ये लिखा था कि लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि ये मामला ज़ेर इल्तवा है तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और इस शॉर्ट ऑर्डर के साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने इत्तफाक किया था। और इन 2 जजेस का जो फ़ैसला था, इन 2 जजेस के फ़ैसले के साथ फिर जो शॉर्ट अपना तफसीली फ़ैसला आया और जो शॉर्ट ऑर्डर था उसमें मंसूर अली शाह साहब ने, मंदोखेल साहब ने शॉर्ट ऑर्डर में जो कि 1 अक्टूबर का था, और फिर जो 27 मार्च को ऑर्डर जारी किया गया उसमें याह्या अफरीदी और अतहर मिनल्ला के साथ जो है वो इत्तफाक किया गया कि हम उनके फ़ैसले के साथ इत्तफाक करते हैं। अब कल की समाअत में 31 अप्रैल को जो याह्या अपना अफरीदी साहब हैं उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ बल्कि जो मैंने नोट किया है। उन्हें कहा जी किधर है जनाब, किधर है जनाब, हाँ जी, कि जो दरख्वास्तें हैं 2 स्पीकर KP असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और इसके अलावा जो सोमोटो प्रोसीडिंग यानी तीनों जो कार्रवाइयाँ हैं ये काबिल समात हैं, इन पे सोमोटो का अख्तियार नहीं होना चाहिए, ये कार्रवाइयाँ नाकाबिल समात हैं, काबिल समात नहीं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है। तो अतहर मिनल्ला साहब भी इस फैसले के साथ एग्री कर रहे हैं। तो फिर अब ये 4-3 का फ़ैसला तो हो गया। अगर कोई ये कहे कि इस फैसले में
अतर मिल्ला साहब के दस्तखत नहीं, तो वो अपने शॉर्ट ऑर्डर में कह चुके हैं कि मैं यही अफरीदी की जो ओपिनियन है उनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि तफसीली फ़ैसले पर दस्तखत नहीं, तो तब भी वो फ़ैसला 3-3 का बनता है। तो 3-3 का फ़ैसला भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो ये जवाब तराशा जाएगा। और नवाज शरीफ ने जब कह दिया कि हम फ़ैसला नहीं मानेंगे, बेंच नहीं मान रहे, तो फ़ैसला कैसे मानेंगे, तो इसका साफ मतलब ये है कि नून लीग जिनके कायद है नवाज शरीफ, क्या वो अपने कायद की डायरेक्शन से इनराफ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो यही जवाब तराशा जाएगा। और यही बात जो है इरफान कादर पीर की समात में भी करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।